हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आई होप सो सब बढ़िया होंगे भाई। तुम्हारे फेस्टिवल्स बढ़िया जा रहे होंगे सबके। तो चलो, जब तक तुम सब लोग लाइव ज्वाइन करते हो तब तक अन अकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं भाई, अपने डिस्कस करेंगे। हमने अभी 2015 का 14 का पेपर डिस्कस करा था, पेपर वन के सारे क्वेश्चंस। आज हम पेपर टू के क्वेश्चंस करेंगे, टू पार्ट्स में करूंगी। 15 क्वेश्चन आज, 15 क्वेश्चन कल। वरना एक साथ पूरा करते तो भाई आप लोग तो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करिए मैंने ये वीडियो। तो पहले अन अकेडमी के बारे में बात कर लेते, फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई अन अकेडमी मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर्स, यानी कि यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है, आपको प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यू विल हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली अपना कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आप इजीली क्रैक कर पाओगे यहाँ पे। अपने बारे में बताना चाहूंगी भाई, मेरा नाम राधिका है, मैंने बीए एंड बीएड किया है। मेरा सीटेट पेपर वन और पेपर टू दोनों ही क्वालिफाइड है। आई वॉज द गेस्ट फैकल्टी इन केंद्रीय विद्यालय स्कूल फॉर 2 years, और मेरे पास 4 साल से ज्यादा का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट टेट एग्जाम्स। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। आप सबको पता है भाई कि जैसे यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस होती है, वैसे ही एप्लीकेशन पे भी जो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है, आपको उसको बस इजीली डाउनलोड करना है। वहां पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसका बेनिफिट क्या होगा, आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन चल रहा है रिलेटेड टू टॉपिक, आप उसमें एंगेज हो सकते हैं और आपके सारे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर हो जाते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का मौका मिलता है आपको, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको। एंड यू विल गेट अ अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अन अकेडमी, जब अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं तो। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, ऐसे हमारे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी फ्री आपके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, और ये ऑलरेडी कुछ कोर्सेज जो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पूरा प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। भाई अब आपको पता है कि भाई 31 को आपका पेपर आने वाला, मतलब ये समझ लो 2 महीने ही समझ लो। ठीक है, अभी तो आप लोग फेस्टिवल्स में बिजी हैं, इन सब चीज़ों में, तो भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। 2 महीने अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो भाई ये टाइम है कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैंने आपको बोला था कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर दूंगी, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ। ठीक है, सीटेट पेपर वन में हमारे पास टोटल 33 कोर्सेज हैं, पेपर टू में 19 कोर्सेज हैं, यूपी टेट पेपर टू में हमारे पास 18 कोर्सेज हैं, सुपर टेट में हमारे पास टोटल 13 कोर्सेज हैं। आप अपने प्रेपरेशन को यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हो भाई, मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप सी टेट दो, चाहे आप एमपी टेट दो, चाहे आप राजस्थान टेट दो। ठीक है भाई, अब अन अकेडमी के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, यानी कि भाई हर टीचर का एक जो टाइमिंग रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ये नहीं कि कोई भी किसी भी टाइम आके टपक के क्लासेस ले ली, ऐसा नहीं होता। हर टीचर का फिक्स टाइमिंग रहता है। जैसे यूट्यूब पे जो मेरी क्लासेस होती है वो 3 PM पे होती है, एंड 8 PM पे जो होती है मेरी स्पेशल क्लासेस होती है। कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यानी कि आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने एजुकेटर के साथ भाई इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो हैंड टू हैंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको लाइव पोल का ऑप्शन दिया जाता है। मेरी स्पेशल क्लासेस में आप दिवाली के बाद ही स्टार्ट करती हूँ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे आपको, डेली रिपोर्ट एनालिसिस मिलेगी आपको, आपको सारा पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है, जो कि हमारे एक्सपर्ट द्वारा ही तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए, कि आपका इजीली फर्स्ट टाइम में जो है आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, यूट्यूब का जो है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। एंड अगर बात करें तो स्पेशल क्लास की, वहाँ से आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। वह सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, फिर अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। ये सारे हमारे सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के। ठीक है, जो मैं आपको हमेशा से बेस्ट सजेस्ट करती हूँ वो है आपका 6 मंथ का एंड 12 मंथ का। जो 6 मंथ की फीस है वो है कि आपकी 4,800 रुपये, और जो 1 साल की फीस है वो है आपकी 6,000 रुपये। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा कोड मतलब मेरा नाम ही मेरा कोड है, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो जो आपकी 6 महीने की फीस है आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगी 4,320 रुपये, और जो 1 साल की फीस है वो आपकी हो जाएगी 5,400 रुपये।
और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे पास लाइक 6 महीने का जो कोर्स है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, बाकी इतनी यार नॉमिनल फीस, आप इस फीस के अंदर अपने सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। ठीक है, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। डिस्कस करते हैं, 2014 का पेपर है, पेपर 1 में आपको पूरा डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब आते हैं पेपर 2 में, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। और जब लास्ट में वीडियो हो जाएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, लाइव मतलब लाइव के दौरान नहीं, कमेंट करके बताना। 15 क्वेश्चन आज करेंगे, 15 क्वेश्चन कल करेंगे कि 15 में से आपके ने कितने स्कोर किए। ठीक है, सब मुझे बताएंगे। और आप अपनी प्रेपरेशन का भी रेगुलेट करो भाई, चेक करो कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द प्याजे डेवलपमेंटल थ्योरी। भाई हमारे प्याजे ने थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसने। तो यहाँ पे 4 ग्राफ दिए गए हैं, तो कौन सा चारों में से एक बेस्ट डिस्क्राइब करेगा उसकी थ्योरी को। ठीक है, तो पहला आपके सामने ग्राफ है, यहाँ पे लेफ्ट में डेवलपमेंटल लिखा है, यहाँ पे एज लिखी है। तो कौन सा बेस्ट होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। 1, 2, 3 या 4। अब देखो सेकंड क्यों नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो है नहीं कि डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई एकदम से पीक पे पहुंच गई, ये भी नहीं है। तो जो प्याजे ने जो अपनी स्टेजेस दी है, उसने 4 स्टेजेस दिए हैं आपको। ठीक है, आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, बर्थ से लेके 2 years तक, फिर 2 to 7, देन 7 to 11 एंड देन 11 एंड अबव। ये उसने 4 स्टेजेस दिया, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये उसने 4 स्टेजेस दी है। यानी कि जो प्याजे ने थ्योरी दी है, उसने जो स्टेजेस दी है, उसके हिसाब से जितनी भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल की, वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू नहीं है, उसके हिसाब से डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसलिए उसने स्टेजेस में ही बांट दिया है, अपने 4 स्टेजेस में। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, ग्राफ नंबर 1 आपका ये बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, क्योंकि उसने स्टेजेस में जो है डिवाइड करे हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसके हिसाब से जो स्टेजेस हैं वो क्या है, जो हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस है, उसके हिसाब से वो डिसकॉन्टिन्यूस है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, प्याजे वाइगॉत्स्की के हिसाब से वो चीज कॉन्टिन्यूस है, बट एज पर प्याजे वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई। सीटेट में आपको पता है थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस डाल देते हैं, बट डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, वो जब पेपर लेंदी बनाना होता है तो यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने भाई। अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर। ठीक है भाई, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग में कठिनाई अनुभव कर रहा है, वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया। अब टीचर ये अज्यूम करती है कि वह डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। अब टीचर को लग रहा है कि एक बच्चा है वो प्रॉपरली स्क्वायर नहीं बना पा रहा, समझ लो वो जो स्क्वायर है वो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है। ठीक है, समझ लो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है। अब टीचर को लगा कि अरे यार ये इस बच्चे से स्क्वायर तो बन नहीं रहा। अब वो अनुमान लगा रहे टीचर, ये डायमंड कैसे बनाएगा, यहाँ पे डायमंड की शेप है, ये डायमंड कैसे बनाएगा। तो ये जो टीचर ने अनुमान लगाया वो किस बेसिस पे लगाया है, उसने कौन से सिद्धांत को उसने ध्यान में रख के ये अनुमान लगाए हैं। पहला है डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, यानी कि जो विकास है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे होता है ना, पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है हमारा। दूसरा है डेवलपमेंट इज सेल्टेटोरी, यानी कि विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तनीय की बात तो हुई नहीं है। तीसरा है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, यानी कि विकास जो है निरंतरीय होता है, यानी कि ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे चलता है, यानी कि एकदम से आप पीक पे पहुंच जाओगे। चौथा है आपका डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, बट यहाँ पे ये बात नहीं है। तो यहाँ पे आई होप सो सब लोग ने आंसर दे दिया होगा इसका। तो आपका जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, यानी कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति है। यानी कि पहले बच्चा जो है हम उसको लाइंस ड्रॉ करना सिखाते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लांटिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, ऐसे ऐसे करके जो है बच्चा पूरा एक ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो करता है। तो वही अनुमान लगाया टीचर ने कि जब एक बच्चा प्रॉपरली स्क्वायर नहीं बना पा रहा तो ऑब्वियसली बात है वो डायमंड भी प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा सबको। तो इसका आंसर नंबर होगा
1। और आई होप सबका सही भी होगा, जिसका सही है भाई अपने आप को एक एक नंबर दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, आपको पहले बता दूं, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये आपको हमेशा बताती हूँ, जब इंसान का विकास होता है, किसी व्यक्ति का विकास होता है, तो उसमें आनुवांशिकता और उसके पर्यावरण यानी कि वातावरण का क्या होता है, अंतः क्रिया होती है, दोनों का ही रोल होता है। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन नंबर 1 है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि जो आपका इन्वायरमेंट का रोल है भाई ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड, यानी कि जो हेरिडिटी का रोल है वो हम उसको बदल सकते हैं, बल्कि आपको पता है कि हेरिडिटी हमारी स्टैटिक होती है, हमारी फिक्स्ड होती है, बल्कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। दूसरा है द थ्योरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा है द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनीयशील है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। चलो आंसर करो, जो बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। फर्स्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं है, तो जो बेस्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है, द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी यार वो वेरी करता है, हर इंसान मतलब होता है ना पर्सन टू पर्सन, वो चीज़ वेरी करती है कि किस में मतलब किसका रोल ज़्यादा है, हेरिडिटी का रोल ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, किसी में इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा है, किसी में हेरिडिटी का कम है, किसी में हेरिडिटी का ज़्यादा है तो किसी में इन्वायरमेंट का कम है। तो क्या है इसका आंसर कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनीयशील होता है, फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये चीज परिवर्तन हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, ऐसे लाइव में मत बताना, कमेंट करके बताना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, भाई समाजीकरण की बात हो रही है। स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ, भाई अभी तक हम पढ़ते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, करिकुलम की बात करते हैं। अब आपने सोचा कि भाई ये हिडन करिकुलम क्या है, ये छुपा हुआ जो होता है ना, छुपी हुई चीज है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, तो जिसमें निहित है, यानी कि क्या कंसिस्ट होता है आपके हिडन करिकुलम के अंदर। फर्स्ट है फोर्सिबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पर्टिकुलर वेज बाय इमिटेटिंग पेयर्स एंड टीचर्स, यानी कि बलात्मक अधिगम, ठीक है, बल दे के जो होता है, फोर्सिबल लर्निंग, चिंतन व समकिशीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, यानी कि आपने क्या करा, जो थिंकिंग है, जो लर्निंग है, आप अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पीयर्स को और अपने टीचर्स को। क्या इसका मतलब ये होता है समाजीकरण में, हिडन करिकुलम का मतलब ये होता है। दूसरा है द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल्स थ्रू इंटरैक्शन एंड मटीरियल, यानी कि अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत हैं ये, यानी कि इनफॉर्मल चीज़ें हैं, ये फॉर्मल नहीं है। जो भी चीज़ हम इनफॉर्मली हम सीख रहे हैं, एक फॉर्मल वे नहीं है। तीसरा है नेगोशिएटिंग एंड रेजिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू देयर फैमिलीज, यानी कि परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण नेगोशिएशन व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, यानी कि मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, यानी कि अपनी वैल्यूज, ये जो जितने भी है ना हमारे वैल्यूज है, नॉर्म्स है, इनको सिखाना और इनका आकलन करना। क्या ये हिडन करिकुलम है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, आई डोंट नो, ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हो या गलत आंसर दे रहे हो, बट इसके बारे में सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि बेसिकली हिडन करिकुलम होता क्या है, उसके बाद आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। तो हिडन करिकुलम क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी डाले हैं।
ये किसके साथ डील करता है हिडन करिकुलम? इट डील्स विद सच एज ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज। जितनी भी हमारे नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हमारी बिलीव्स हैं, वो क्या होता है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। सच एज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव्स कन्वेड इन द क्लासरूम एंड द सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? हमारे नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज, बट हम ये इनफॉर्मली ट्रांसमिट करते हैं बच्चों के अंदर, फॉर्मली ट्रांसमिट नहीं करते हम ये बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? आपका सोशलाइजेशन का ही पार्ट होता है आपका हिडन करिकुलम हमारे स्कूल के अंदर, जो कि हम बच्चों को क्लासरूम में कॉन्वे करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में हम कॉन्वे करते हैं। आर नॉट टॉट फॉर्मली, ये आपको फॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, इनफॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है। अभी हमने ऑप्शन में पढ़ा था, सेकंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में, कि ये इनफॉर्मल क्यूज है, इसको फॉर्मली नहीं, अनौपचारिक तरीकों से इसको बताया जाता है बच्चों को, या उनमें ट्रांसमिट किया जाता है, उनको कॉन्वे किया जाता है, उन तक पहुंचाया जाता है ये सब। इट विल लेटर हेल्प इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये जितनी भी चीजें हैं आपको फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी आप स्कूल में आगे जाके आप कॉलेज जाओगे, आप जॉब करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, जो भी चीजें आप सीख रहे हो अपने हिडन करिकुलम के अंदर इनफॉर्मली, लाइक नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स। अभी एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इट एनहांसेज आवर पर्सनल ग्रोथ, और ये जो हमारी व्यक्तिगत जो ग्रोथ होती है, जो हमारी व्यक्तिगत वृद्धि होती है, ये उसको भी बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है और ज्यादा उभारता है, निहारता है उसको। ठीक है, कौन? हमारा हिडन करिकुलम। अब कुछ एग्जांपल्स है, लाइक रेजिंग योर हैंड टू स्पीक, यानी कि अगर क्लासरूम में आप बोलते हो ना कि तुम सब ऐसे शोर नहीं मचाओगे, जिसको आंसर देना है, जिसको बोलना है, वो अपना हाथ ऐसे खड़ा कर देगा, अपने हाथ को रेस कर देगा। ठीक है, नॉट स्पीकिंग वाइल अदर स्पीक, यानी कि अगर बहुत सारे दो बड़े लोग बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, ये चीज़ भी हमें सिखाई जाती है। बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, यानी कि हमें हमें हमेशा दूसरों का क्या है, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और इवन बड़ों क्या, और भी जो लोग हैं उनका भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू वर्क विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ हमें काम कैसे करना है। तभी यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन किया था, सोशलाइजेशन का ही ये पार्ट है आपका, समाजीकरण का ही पार्ट है ये आपका, कि आप सोशलाइज करते हैं दूसरों के साथ, एक साथ ग्रुप बनाते हैं, कॉपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करके चीजें सीखते हैं, एक दूसरे के आपके व्यूज, थॉट, आइडिया सब कुछ शेयर होता है। ठीक है, टर्निंग इन असाइनमेंट्स व्हेन ड्यू एंड बीइंग ऑन टाइम टू क्लास, ये सारे इसके एग्जांपल्स है आपके हिडन करिकुलम के। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ सबसे बेस्ट? द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स, ये सारे आपके सोशल रोल्स हैं। जब मैंने आपको सोशलाइजेशन का पढ़ाया था कि हम समाज में कैसे अडेप्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज, हमारे लाइक रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें हम जो है अडॉप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं। सोशलाइजेशन क्या आपकी एक प्रक्रिया है। तो इट इज प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंटरेक्शन एंड मटीरियल्स। तो यह है इसका आंसर बेस्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर भी एक बारी बता देना कमेंट करके, मैं फिर भी मैंने स्लाइड लगा दी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जितने भी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स हैं जो आपको कन्वे की जाती है, तो वो सारा हम सोशलाइजेशन में भी पढ़ते हैं, और ये सब किसका पार्ट है? आपका हिडन करिकुलम का पार्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? यहाँ पे क्या है, नहीं बोला है, आपको ध्यान से आंसर करना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी? आपको पता है पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, सिद्धांत दिया है। तो उसकी थ्योरी में से कौन सी एक चीज को नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, तो बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तीसरा है डिस्कवरी लर्निंग, और चौथा है आपका नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। भाई यहाँ पे क्या बोला गया है साफ साफ कि हाँ, जब हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, हमने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़े थे इसके, मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने बात करी है अधिगम आत्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, रेडीनेस टू लर्न, यानी कि बच्चों को कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हो उससे पहले आपको रेडी करना भी जरूरी। रेडी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब वो प्रॉपर पेन कॉपी लेके बैठ गए, नहीं। रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है? तत्परता। बच्चा जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रेडी भी होना चाहिए, और जो मेन उसने फोकस दिया है, वो उसने फोकस दिया है बच्चा जो है बायोलॉजिकल मैच्योर होना बहुत जरूरी है।
यानी कि आप बच्चों को, एक 5th क्लास के बच्चों को आप 8th क्लास का मैथ नहीं पढ़ा सकते। तो 5th क्लास के बच्चे की थिंकिंग उतनी डेवलप होनी चाहिए, वो बच्चा बायोलॉजिकली इतना मेच्योर होना चाहिए कि वो उस चीज़ को जो है इजीली सीख पाए, उसको ग्रेस्प कर पाए, उसको लर्न कर पाए। तो ये बात तो उसने कही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कैन नॉट पूछा है, नहीं बोला है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डिस्कवरी लर्निंग की बात भी करी है उसने, क्योंकि उसने बोला ये बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे खोज करते हैं, खुद से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला, दूसरा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी उसने एक्सेप्ट करा है बात। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, उसने उस पर वर्बल टीचिंग पे इतना नहीं बोला है। तो ये है इसका आंसर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड। मैंने जब आपको इम्प्लीकेशंस पढ़ाए थे इसके, आपको ध्यान होगा पियाजे की थ्योरी में से, तो इसका आंसर क्या होगा, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखा, मैंने आपको कहा था ना, कोहलबर्ग से भी हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। फर्स्ट है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। ठीक है, कोई आपको एक पॉजिटिव चीज बतानी जो बेस्ट है उसकी थ्योरी में। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस यानी कि चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। वैसे ऐसा उसने कोई स्टेजेस नहीं दी है, उसने जोन्स बताए हैं। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, यानी कि विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान है। तीसरा है यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। और चौथा है आपका स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हेराइकल मैनर, यानी कि विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमक रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई ये जो बेस्ट आंसर है, जब मैंने आपको कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कोहलबर्ग मानते हैं कि जितनी भी ये उसने स्टेजेस दी हैं, या स्टेजेस बोले तो यानी कि जो उसने जोन्स दी है, लाइक ZPD के बारे में उसने बात करी है, लाइक उसने स्कैप फोल्डिंग की बात करी है, उसने जो MKO की बात करी, उसने कहा ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं आपके स्टेजेस के, ये अक्रॉस ऑल कल्चर्स, यानी कि जितने भी कल्चर है ये सार्वभौमिक है। मतलब यहाँ का बच्चा इंडिया का है, पाकिस्तान का है, US का है, चाइना, कोई सा भी बच्चा है वो सब सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे। जितने भी कल्चर है सब एक ही पैटर्न जो है फॉलो करेंगे। तो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। तो ये बात बिल्कुल हमारे कोहलबर्ग के थ्योरी में से है, ये इसकी थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर एक्सपर्टीज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। भाई डैश कक्षा में वास्तविक सांस्कृतिक समस्याओं से संबंध। अब कौन सी प्रॉब्लम है, वास्तविक समस्या, यानी कि जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है बच्चों को। ठीक है, डैश कक्षा में वास्तविक सांस्कारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपर्टीज है, वर्क कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब, और वो प्रोजेक्ट कौन से, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे काम करे, बट वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट किस बारे में है कि हमें रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ हमें कैसे डील करना है। तो ये कौन सा एक किस टाइप का जो है एक बेस्ट क्लासरूम आपको जो है सजेस्ट करना है। ये आपका ट्रेडिशनल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, टीचर सेंट्रिक है, या फिर आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। चलिए आंसर कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अगर आपको ऐसे डील करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बच्चों को रेडी करना ताकि वो डील कर पाए, ऐसे आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का क्लासरूम होगा, आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, टीचर सेंट्रिक क्लासरूम है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। अब देखो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है टीचर सेंट्रिक तो होगा ही नहीं, है ट्रेडिशनल भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल मतलब जो अभी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, परंपराओं से चलता आ रहा है कि लेक्चर मेथड है, सिर्फ और सिर्फ टीचर वहां पे एक्टिव है, बच्चे पैसिव है, तो नहीं, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, बट यहाँ पे बच्चों को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के डील करना भी सिखाया जा रहा है, उसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कि हमारे लेव वाइगॉट्स के जीबी हैं।
ठीक है, लेव वाइगॉत्स्की कौन है? हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है हमारे हमारे लेव वाइगॉत्स्की जी। उन्होंने क्या बोला है? बच्चा जो है ज्ञान का जो निर्माण करेगा, जो बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी, जो बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कैसे करेगा? सोसाइटी के साथ जो है बच्चा इंटरैक्ट करेगा। इसलिए ही उन्होंने बात करी है अपनी थ्योरी के अंदर। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बात भी करी है। इन्होंने किसकी बात करी? कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी है, ठीक है, पीयर ट्यूटिंग की बात करी, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी इन्होंने। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था रेसिप्रोकल टीचिंग, कि टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और इन्होंने पीयर ट्यूटिंग की बात भी करी है। तो ये सारी चीजें क्या आंसर होगा इसका? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आई होप सो क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जो आपको स्लाइड हमेशा से बताती हूँ उसको रिवाइज करके जरूर जाना एग्जाम देने से पहले। 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड देख लूँ, शायद मेरी लैपटॉप की बैटरी। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये चीज जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में आपको आंसर देना है कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट शुड, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, जिनके जो जनक है, जिन्होंने बहुत काम किया इस पे, उन्होंने क्या बोला था कि हमें टीचर सेंट्रिक से हटके हमें स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। तो जॉन डुई जी है इनके जनक, जिन्होंने बहुत काम किया इन पे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, यानी कि हमें हर बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने चाहिए। तो समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि छात्र क्या? रिसीव इक्वल एजुकेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड, भाई यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई। आर्टिकल में बोलते हैं ना कि आपको इक्वल एजुकेशन देनी है। कोई भी हमें मतलब होता है ना, किसी भी प्रकार का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और या रीजन के बेसिस पे। दूसरा है बी अलाउड टू प्रूव देयर कैपेबिलिटीज आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, यानी कि समान शिक्षा पाने के बाद, इक्वल एजुकेशन पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। क्या इसका मतलब ये है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन कि बच्चों को हमें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, कि पहले आपने उन बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे दी, उसके बाद क्या है, बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के बोल रहे, उनकी क्षमताओं को बोल रहे कि अब आप प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा है बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड्स एंड मटेरियल्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, यानी कि बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे। ये भी नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बात कर दी, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही आप सेम मेथड से ही बच्चों को एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है यहाँ पे कि ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलात्मक हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। मैंने आपको बताया था जॉन डीवी जी क्या बोलते हैं कि अगर आपको याद हो, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, बच्चे ग्रुप में एक्टिविटीज करेंगे, कॉपरेट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। अगर बच्चों के साथ कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स है, बच्चे उनके साथ खुद से बच्चे उस सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होगा? बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करे जो सबसे बेहतर होगी उनके लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी, ताकि उनके फ्यूचर लाइफ में भी उनके साथ वो डील कर सके। ठीक है, एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, अब किसकी बात हुई? लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भाषा विकास की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? पियाजे के अनुसार आपको आंसर देना है हेरिडिटी, आनुवांशिकता, दूसरा है सोशल इंटरैक्शन, तीसरा है ईगो सेंट्रिक स्पीच एंड चौथा है एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द नॉलेज। ऑब्वियसली बात है, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि ये बात कौन करते हैं? हमारे वाइगॉत्स्की जी बात करते हैं।
पियाजे ने इस पे कम बल दिया है अपना, सोशल इंटरेक्शन पे बहुत कम, यानी कि उसने ज्यादातर बात किस पे करी है कि बच्चा जो है एक्टिविटीज करेगा, फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिविटीज करेगा। और जो पियाजे थे हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उसने कहा था बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा, फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिविटीज करेगा। तो उसने ज्यादा फोर्स, ज्यादा बल नहीं दिया है सोशल इंटरेक्शन पे, बल्कि हमारे ले वाइगॉस्की ने बहुत ज्यादा बल दिया है किसमें, सोशल इंटरेक्शन पे, कि बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं, ग्रुप में काम करेंगे, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इसलिए ही इनको हम क्या बोलते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। हेरिडिटी की बात तो हमारे पियाजे ने बिल्कुल करी ही करी है। तो इसका आंसर एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर है आपका बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, हेरिडिटी की बात तो करते ही हमारे पियाजे जी, उन्होंने बल्कि ज्यादा बल दिया है हेरिडिटी पे, कि बच्चे जो है बायोलॉजिकली जो है मेच्योर जैसे जैसे होती जाएंगे वैसे वैसे उनकी थिंकिंग डेवलप होती जाएगी। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात भी करी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि बच्चे जो होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, कि वो सामने वाले का जो है वो समझ नहीं पाते ज्यादा। चौथा है आपका एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ बाय द चाइल्ड, यानी कि बच्चे जो हैं ज्ञान का निर्माण करेंगे। और पियाजे जो थे हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, कि बच्चे जो है एक्टिवली जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को। तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द नॉलेज, ये बात भी सही है। जिसपे कम बल दिया वो क्या है हमारा, सोशल इंटरैक्शन पे, जो कि हमारे लेव वाइगॉत्स्की जी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन समझना, वैसे आई गेस ये प्रकाश गुप्ता जी ने भी क्वेश्चन पूछा, तो भाई वो तो जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। भाई एक 11 साल का बच्चा, एन 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्कोर ऑन स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल। भाई स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस का एक स्केल है जिसमें वो कर्व वाला है, ठीक है, अभी दिखा दूंगी इमेज। तो उस स्केल पे बच्चे ने जो कितना स्कोर करा है, 11 साल के बच्चे ने, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, एक 11 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, उसने स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल पे कितना स्कोर किया, यानी कि जो उसकी आईक्यू है वो कितनी है, 130 है, एज पर स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, बाय अज्यूमिंग, ठीक है, उसने अज्यूम करा ये जो है, ये 100 उसने अज्यूम करा, ये जो होता है अभी आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 15 इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड। वैसे आपको ऐसा कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं आपको ग्राफ से वैसे ही समझा दूंगी। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 11 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन दिस चाइल्ड हैज स्कोर्ड बेटर देन, यानी कि उसने बाकी बच्चों से कितना अच्छा स्कोर किया है। अगर उसका जो आईक्यू है वो 130 आ रहा है, तो उसने बाकी बच्चों से कितना अच्छा और स्कोर किया है, आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वर्ग में ये जो है 100 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चे ने उस 11 वर्षीय बच्चे ने प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसका आईक्यू कितना आया, 130। तो उसने बाकी बच्चों से कितना अच्छा स्कोर किया है, आपको ये बताना है। चलो पहले समझते हैं। ये है आपका जो कर्व है हमारा स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्कोर है। इसमें उसने क्या करा है, ये आपके, मैं आपको आईक्यू लेवल है ये सारे, ये 55, ये 70, ये 85, ये 100, ये 150, ये 130 और ये 145, यानी कि 15-15 का गैप है सबके बीच में। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा, इतना आइडिया लग ही रहा होगा। तो ये स्टैनफोर्ड बी ने आईक्यू का है। तो ठीक है, उस बच्चे ने कितना स्कोर किया, 130। ठीक है, 130 है। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप ये देखना, यहाँ जिनका जिनका जो आईक्यू लेवल 100 है, जिनका आईक्यू लेवल 100 है, उनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है। यानी कि आपको दिख रहा होगा जिन बच्चों का आईक्यू लेवल हाई, या जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का आईक्यू लेवल जो है 100 पड़ रहा है, उनकी हाई, मतलब उनकी जो मात्रा है वो कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल 100 है। ठीक है, फिर मतलब ये आता है जिन लोगों का आईक्यू लेवल 100 से 115 के बीच है, वहां पे 34% लोग हैं हमारे। जिनका आईक्यू लेवल 150 से 130 के बीच में, वो कुछ 13 पॉइंट ऐसे कुछ परसेंट लोग हैं। जिनका आईक्यू लेवल
लाइक 97 130 से 145 के बीच में है वो 2% कुछ है, और बाकी की जो है वो है आपके 0.13% लोग। तो ऐसे ही लेफ्ट में भी जा रहा है 34 13.5 यानी 14%, ऐसा कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। अप्रोक्स वाली बात है क्योंकि यहाँ पे भी आपसे अप्रोक्स ही पूछा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, एक लड़का है, कितने वर्ष का है भाई, वो 11 वर्ष का बच्चा है। उसने एज पर स्टैनफोर्ड बी ने ये जो है उसके आईक्यू से उसने कितना स्कोर करा, उसने करा है 130। ठीक है, और यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने 130 स्कोर करा होगा, यानी कि यहाँ पे कितने हैं जिन्होंने 130 से यहाँ पे कितना करा है, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग हैं। ठीक, कितने हैं, 2% लोग हैं। तो उसने, ये जो बच्चे ने 130 स्कोर करा है, तो ये किस में आया आपका, 2% बच्चों में ही आता है ये वाला चीज आपका। ठीक है, 2 या 2 से 3% वाले बच्चों में ही आता है। ठीक है, अब आपको आई होप सो समझ आ रही होगी वाली चीज कि उसने ये जो कर्व है आपका स्टैनफोर्ड बीने का, तो उसने कितना स्कोर करा है, 130 करा है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे लाए होते हैं, यानी कि आप ये दिख रहा होगा ना कि 130 के बाद जितने भी बच्चे हैं, मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है 130 145 है। तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं, 2.14 या 0.13, आप 2 से समझ लो 2.5 मान लो या 3 मान लो, चलो हम 2 मान के चलते हैं, अप्रोक्सिमेट 2% बच्चे हैं। तो इसने बाकी बच्चों से कितना अच्छा जो है स्कोर किया है। अभी ये कितने परसेंट लोग हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अगर ज्यादातर जो लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल 100 है, वहां पे ज्यादातर लोग हैं। जिनका आईक्यू लेवल 115 है वो बहुत कम प्रतिशत लोग हैं। जिनका आईक्यू लेवल 130 है वो कम प्रतिशत लोग हैं। जिनका आईक्यू लेवल 145 है वो तो और भी बहुत ज्यादा कम है, यानी कि बहुत ही कम है। तो उस बच्चे ने 130 स्कोर किया, और ऐसे लोग कितने प्रतिशत है, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग हैं जिनका जो आईक्यू लेवल है इसके कर्व के अकॉर्डिंग जो है स्टैनफोर्ड के अकॉर्डिंग 2% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें उन बच्चों मतलब इस बच्चे ने, जो 11 वर्ष का बच्चा है, इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। यानी कि जो 130 उसने स्कोर करा वो तो सिर्फ 2% बच्चे, तो उसने बाकी कितने बच्चों से और अच्छा प्रदर्शित किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो अरे कहाँ गई इमेज, तो यहाँ पे उसने कितना करा, उसने 98% बच्चों से अच्छा करा है उस बच्चे ने। ठीक है, क्योंकि 130 आईक्यू वाले बच्चे कितने हैं, या उसके बाद वाले सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे हैं। ठीक है, तो उसने बाकी कितने बच्चों से अच्छा किया, जो पीछे हैं, तो कितने हैं वो 98% बच्चे हैं जिनसे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि वो 11 वर्ष का बच्चा और उसने आईक्यू कितना आया उसका, 130 आया, तो उसने 98% बच्चों से अच्छा करा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 98%। आई होप सो क्लियर होगा सबको, मेरा पानी भी खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। प्लीज एक बार बता दीजिए कमेंट करके क्लियर है। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना, फिर टेलीग्राम में डाल देना। क्योंकि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उस बच्चे ने, अगर आपको ये आइडिया है कि 130 उसने स्कोर करा है, तो 130 स्कोर सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे ही हैं। जो 130 या 145 के बीच जो स्कोर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे हैं। ठीक है, तो उसने बाकी कितने बच्चों से उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसने 98% बच्चों से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बस यही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, कौन सा ऑब्जर्वेशन इन चारों में सपोर्ट करता है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, कौन सी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। टोटल उसने कितनी दी है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है, मतलब और भी दी है, 9 10 दे जा रहा है, वो प्रपोज भी कर दी है 9th। तो बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो अभी आपसे 8 ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से 8 है, अदरवाइज उसने और प्रपोज कर दी है। तो इसके संदर्भ में आंसर दीजिए, आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपको बेस्ट ऑब्जर्वेशन बताने जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को सपोर्ट करेगी। पहला है डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि अगर आपके ब्रेन का एक पार्ट जो है डैमेज हो गया है, ठीक है, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, यानी कि मानसिक के एक भाग में हुई क्षति
केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। यानी कि अगर आपके ब्रेन में कोई एक पर्टिकुलर एबिलिटी है, अगर वो डैमेज हो गई है किसी कारणवश, ब्रेन का कोई एक पार्ट इफेक्ट हो गया है, तो वो सारी चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी बाकी सारी क्षमताओं को, एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, एक स्टूडेंट था, मुझे बताया, शायद श्रुति थी, बता रही थी कि मैम मैं स्टडीज में भी अच्छी हूँ, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब और भी चीज़ें हैं ना कि मेरा मैथ्स भी अच्छा है, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छा है, लाइक मैं म्यूजिक में भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगर सपोज आपकी ब्रेन में से म्यूजिक का जो एक पार्ट है, म्यूजिक इंटेलिजेंस वाला जो ब्रेन में एक पार्ट है, अगर वो इफेक्ट हो जाता है, वो मतलब वो डैमेज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फिर आप मैथ्स अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर म्यूजिक का एक पार्ट है, सपोज आपकी आवाज़ खत्म हो गई, ऐसा समझो कि सपोज आपकी वॉइस जो है वो खराब हो गई है, पहले आप अच्छी तरह सुरीले गाते थे, अब आप नहीं गा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मैथ्स में भी अच्छा नहीं हो, अब आप ड्राइंग भी अच्छी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अगर कोई एक ब्रेन का आपका पार्ट डैमेज हो गया है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है, अगर आपके किसी एक ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया है, तो वो बाकी चीजों पर इफेक्ट नहीं डालता है। दूसरा है, इंटेलिजेंस इज एन इंटरैक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। भाई ये बात तो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी ने नहीं बोली है, कमेंट करके बताओ जल्दी से किसने बोली है ये वाली बात। तीन टाइप की इंटेलिजेंस किसने दी है, आज ही हमने लाइक 2-3 दिन पहले हमने क्लास में पढ़ी थी वाली चीज, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। जब मैंने बताया था पीसीए से याद कर लो या ऐसे कैप से याद कर लो, किसने दिया था हमें, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था ये। उसने भी ट्रायर्किक थ्योरी दी है, यानी कि त्रितंत्र का सिद्धांत दिया, इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। कौन कौन सी, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, जिसके मैंने आपको और अलग अलग नाम बताए थे, इनके दो दो नाम है, ठीक है। एनालिटिकल का भी दूसरा नाम है, क्रिएटिव का एक्सपेरियंशियल है, प्रैक्टिकल का भी लाइक कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, ये नाम है। डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो उसने बुद्धियां दी हैं, 8 प्रकार की, वो हायरार्की है नेचर में, यानी कि पहले सबसे ज्यादा ज़्यादा इंटेलिजेंस इसमें होती है, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे करके हायरार्की दी है। तो उसने कोई हायरार्की नहीं दी है, उसने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन इनोवेशन एट टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेशन के प्रारूप, यानी कि जब एक टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लास में, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापिका को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। यानी कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक प्रकार की ही बात कर दी है, बल्कि हम जब मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशंस जब पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था उसने किस पे स्ट्रेस दिया, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे दिया है। किस पे, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे दिया है, क्योंकि भाई आपकी क्लास में हर प्रकार के बच्चे हैं, तो आप वेराइटी यूज कीजिए ना अपनी क्लास में, ठीक है। तो क्या है, वेराइटी यूज के लिए मतलब इवैल्यूएशन के लिए भी, असेसमेंट के लिए भी पढ़ाते टाइम पे, ये नहीं कि आपने 8 बच्चों को एक सब्जेक्ट 8 प्रकार से पढ़ा रहे हो, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आप अपनी क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा इसका बेस्ट आंसर क्या है। आंसर नंबर 1, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं भाई। 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज क्लास में, आई गेस अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। भाई ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाला जब चैप्टर था उसमें ये पढ़ते हैं हम। योग्यता व योग्यता समूहीकरण, यानी कि एबिलिटी ग्रुपिंग जब करते हैं, यार देखो एबिलिटी ग्रुपिंग कभी कभी पॉजिटिव भी रहती है, कभी कभी नेगेटिव भी रहती है, बट जो बेसिकली एबिलिटी ग्रुपिंग का टर्म आया गया था वो उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जिन्हें आपके लिए स्पेशल नीड की जरूरत है, उनके लिए बनाया गया था। ताकि सपोज जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो नॉर्मल बच्चों के साथ। तो जो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा है, जो ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, मेंटली रिटार्डेड है, या कोई भी उन्हें डिसेबिलिटी है, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, ताकि मतलब काइंड ऑफ अ रिपीटिशन ना हो। तो मतलब इस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग, यानी कि अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि जो बच्चे हैं सबसे अच्छा किस में सीखते हैं, होमोजीनियस ग्रुप। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि सम समूह, एक प्रकार का जो समूह होता है बच्चे उसमें सीखते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। वैसे भी हेट्रोजीनियस में बच्चे ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस, हो मतलब सेम, हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग प्रकार के जिसमें होते हैं।
सेकंड है अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस। भाई अगर आपको स्मूथ और इफेक्टिव टीचिंग चलानी है तो उसमें होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन आर इनटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। ये बात भी नहीं है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या पता सही हो या ऊपर में से कोई हो, एक बार देख लेते हैं पढ़ के। टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप, यानी कि विभिन्न योग्यता वाले बच्चों, ठीक है, विभिन्न योग्यता वाले बच्चे जो होते हैं, मैंने बताया चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के ज्यादातर ये मल्टी लेवल टीचिंग हम यूज करते हैं। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापिकाओं को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है और ये बात सही भी है, क्योंकि जब मल्टी लेवल टीचिंग हम यूज करते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मल्टी लेवल टीचिंग क्या होता है, यानी कि इसमें आप एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आप ग्रुप कर रहे हो, जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो, एबिलिटी ग्रुपिंग कर रहे हो बच्चों की, ठीक है, उसका आपका एक मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। सपोज आपने ऐसे बच्चे ले लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है, तो आप उनका एक सेम ऑब्जेक्टिव रखोगे, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखोगे ताकि वो आपका फुलफिल हो सके, या फिर कोई एक कॉमन कंसेप्ट रखोगे टू द क्लास वाइल अलाउइंग फॉर वेरिंग आउटकम्स फॉर एन इंडिविजुअल स्टूडेंट और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर ये जो है आपका मल्टी लेवल टीचिंग है ओरिजिनली डिजाइन एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड इंस्ट्रक्शन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो बेसिकली क्या है आपके साथ एडजस्ट कर पाए। गिफ्टेड आपको पता है कौन से बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, नॉर्मल आईक्यू लेवल से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाई एबिलिटी, आपको अकाउंट से भी मैंने याद करवाया था, रेंज्यूले का एक वो कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन आया था रेंज्यूले से, कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, हाई कमिटमेंट होता है, हाई क्रिएटिव होते हैं और हाई एबिलिटी होती है इनके पास। तो ठीक है, बेसिकली इन बच्चों के लिए बनाई गई थी, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड में भी कौन से बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी। तो टीचर में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर इन डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है ना कि ऐसे यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आप ऑप्शन से भी यार थोड़ा सा वो करो, आपको कुछ ऑप्शन अपने कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हो कि होमोजीनियस से तो बेस्ट टीचिंग हो ही नहीं सकती, हेट्रोजीनियस होना चाहिए वहाँ पे। एक प्रकार का आप सब पे बच्चों पे नहीं हाँक सकते, मतलब एक प्रकार का जो होता है ना, एक प्रकार के डंडे आप सब पे नहीं हाँक सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भाई। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र, है इतना बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, कंसेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है। तो वह ये क्यों बोल रहा है भाई, एक टीचर है अपने बच्चों को बोलती है साफ साफ कि कंसेप्ट मैप बनाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 2011 में माइंड मैप भी बोला गया था। माइंड मैप या कंसेप्ट मैप क्या होता है, जो भी आपके माइंड में चीजें चल रही है आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। क्या कर दो, विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर दो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके लाइफ का गोल क्या है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मेरी लाइफ का गोल क्या, अपना नाम लिख दिया, ठीक है। मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है। आप ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, मुझे टीचर बनना है तो मुझे प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, आप बोलोगे मुझे गवर्नमेंट में जाना है। अब आप सोच रहे हो मुझको टीचर बनने के लिए मुझे कोचिंग भी चाहिए, तो आप सोचो मुझे कोचिंग ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सीटेट मेरा एक सब गोल है, तो मुझे उसके पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए कौन कौन सा, मुझे कोई रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। तो क्यों जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है आप उसको क्या है विजुअल रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो अ टीचर आस्क हिज और अ स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ टॉपिक, यानी कि टीचर ने बच्चों को ये टॉपिक दिया होगा तो उसने बच्चों को बोला कि इस टॉपिक पे आप कंसेप्ट मैप समझाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ कितनी समझ आई है, ठीक है। तो टीचर इससे मतलब क्यों करवा रही है बच्चों से ये चीज, क्यों उसने कंसेप्ट मैप बनवाया बच्चों से। पहला है शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या कर रही है, जॉगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की मेमोरी को क्या कर रहा है, स्मृतियों को जागृत कर रहे हैं, यानी कि उसको जॉगिंग करवा रहे हैं।
दूसरा है कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पे जो टीचर है रचनात्मक आकलन कर रही है बच्चों का। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग द क्लास हो रहा है, टीचर बच्चों को ड्यूरिंग द क्लास ही टेस्ट कर रही है। अभी मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है, अब आप मुझे ये करके बताओ, फिर मैं देखती हूँ कि आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा है, अब मैं आपसे एमसीक्यू पूछती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि आप बताओ, मैं आपको क्वेश्चन अगर आपने सही करा है तो बोलूंगी हाँ चलो ये समझ आ गया है, अगर आपने गलत बोल दिया तो मैं कहूँगी चलो ये नहीं नहीं समझ आया। तो ये जो मैं आपसे एमसीक्यू करवा रही हूँ, चीजें पूछती हूँ बीच बीच में, पहले कंटेंट पढ़ाती हूँ, थ्योरी पढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चंस पूछती हूँ, फिर आपकी समझ को देखती हूँ, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करती हूँ। तो ये चीज क्या है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, तीसरा है टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट्स, यानी कि छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। चौथा है ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों यानी कि रूब्रिक्स के विकास का प्रयास कर रही है। नहीं, तो इसका आंसर क्या है, अभी मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी इस चीज पे, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा भाई, रचनात्मक आकलन कर रही है, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई अचीवमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसने क्लास के दौरान ही बच्चों से पूछ लिया है, उसने कोई प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट नहीं लिया, पेन पेपर वाला टेस्ट नहीं लिया कि बच्चों ने कितनी उपलब्धि पा ली है, इवेल्युएशन नहीं कर रही है वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए जल्दी से फिर इसको भी समझते हैं। Which one of the following represents the domain evaluating in the Bloom revised taxonomy? ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे रिवाइज टेक्सोनॉमी जो है ब्लूम की, वो कौन से ईयर में आई थी। ठीक है, 2001 में आई थी, अभी मैं आपको बता देती हूँ पुरानी भी कब आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवेल्युएशन या इवेल्युएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन सा, अभी आपको क्षेत्र भी बता देती हूँ एक बार जल्दी से, मैंने आपको वैसे कल भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ। कितने क्षेत्र है, टोटल 6 हैं, एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको किसका मतलब बताना है। ठीक है, 2015 में सॉरी 2014 में जो पेपर 1 में पूछा था वो तो ये पूछा था कि कौन सा सही है, आपको 4 ऑप्शन भी दे देते, 4 एग्जाम्पल भी दे देते, पर पेपर 2 में क्या बोला गया है, बस आपको डायरेक्टली बताना है कि इवेल्युएशन का मतलब क्या है, इवेल्युएटिंग का मतलब क्या है, मूल्यांकन का मतलब क्या है, जो ब्लूम ने रिवाइज टेक्सोनॉमी दी है। क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा, यानी कि ग्राफ और चार्ट बनाना डेटा के अकॉर्डिंग। दूसरा है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि एक समाधान की तार्किक सुसंगता का परीक्षण करना है। तीसरा है इवेल्युएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है। और फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना है। आंसर दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। एक बार ये आपको समझा भी देती हूँ भाई, पहले जो थी वो थी आपकी 1956, और जो रिवाइज होकर आई ब्लूम टेक्सोनॉमी वो है आपकी 2001 में। पहले नाउन पे ध्यान दिया जाता था, अब वर्ब की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो रिमेंबर, पहले जो थे पहले भी बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, लास्ट के ऊपर के 2 इंटरचेंज हुए। ठीक है, पहला बात है नॉलेज की, फिर उन्होंने बोला कॉम्प्रिहेंशन, फिर बोला एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और सबसे टॉपिक क्या होगा, इवेल्युएशन। बट अब रिवाइज्ड वाली बात है, रिवाइज्ड हुई आपकी 2001 में। अब इसको समझना, रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि चीजों को आपको याद करना है, जस्ट रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है। तो नॉलेज का मतलब वही बोला गया कि नॉलेज का मतलब होता है आपने एज जो चीजें ग्रैस्प कर लिया, मेमोराइज कर लिया है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है, अंडरस्टैंड करना है, आपको चीजों को समझना है। तीसरा आता है एप्लीकेशन, यानी कि आप उस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि आप उसको रियल वर्ल्ड में उस चीजों को अप्लाई कैसे करोगे। जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं, पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको बोलती हूँ आपके एग्जाम में इसके रियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप इसको रियल अपने क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे इसकी थ्योरी को, तो वो है आपका एप्लीकेशन। फिर आता है आपका एनालाइज करना, यानी कि एनालाइज मतलब क्या होता है, एनालिसिस,
जैसे कि कोई मैं आपको बताया ना, कोई एक प्रॉब्लम है, उसको आप टुकड़ों में बांट देते हो, उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो, उसको कैटेगराइज कर देते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके प्रोज एंड कॉन्स निकाले, कौन कौन सी चीजें मेरे लिए सही है, कौन कौन सी गलत है। फिर आप इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट में करते हैं, फिर आप जज करते हैं कि हाँ अब मुझे इस साइड जाना चाहिए, अब मैं जज कर रहा हूँ। लास्ट में आता है क्रिएट, यानी कि कोई भी जब आप नई चीज सिंथेसाइज की जगह क्रिएट करा गया था, पहले वाले में इवेल्युएशन को ऊपर रखा गया था और सिंथेसाइजेस को नीचे रखा गया था। जो रिवाइज्ड हुई है इसमें इवैल्यूएशन नीचे, सबसे ऊपर क्रिएट है। जब आप कोई एक न्यू थिंग जो है आप क्रिएट करते हो, ओरिजिनल थिंग आप क्रिएट करते हैं, वो हायर लेवल है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। रिमेंबर मतलब यानी कि रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स, मेमोराइज करना। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट यानी कि चीजों को समझना। अप्लाई करना उसको, अप्लाइंग द फैक्ट्स, रूल्स, कंसेप्ट एंड आइडियाज अपने रियल रियल वर्ल्ड वाले प्रॉब्लम्स में। ठीक है, एनालाइज करना यानी कि विश्लेषण करना। ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि कोई एक इंफॉर्मेशन है उसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट्स पार्ट्स में। फिर आता है आपका इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन। जब आपको पूरी तरह थ्योरी करवाऊंगी तो हिंदी में भी करवा दूंगी। जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, अब आपको उसको जज करना है। पहले आपने क्या करा, आपने ब्रेक डाउन करा इंफॉर्मेशन को, आपने उसका विश्लेषण किया छोटे छोटे पार्ट में। अब आप उसको जज कर रहे हो कि कौन सा इंफॉर्मेशन है, कौन सा आइडिया मेरे लिए सही है। लास्ट में क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो कोई भी एक नई चीज को क्रिएट करने के लिए, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। कोई भी नई चीज आप क्रिएट करते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4? तो क्या है, इवेल्युएशन का पूछा था आपसे। इवेल्युएशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जजिंग वाली बात है, आप जज करेंगे। जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, पहले एनालिसिस करेंगे उसको, टुकड़ों में बांट दोगे उसको। क्या कर दोगे आप, ये देखो, पहले आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे, उसके बाद फिर आप जज करोगे। ठीक है, अब आप उसको जज करोगे कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब यही है आपका। आई होप सो सबको समझ आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा भी तो कमेंट कर देना, फिर टेलीग्राम कर देना। कितने मार्क्स आए 15 में से, ये जरूर बताना कमेंट करके बस मुझे। ठीक है, लाइव में नहीं, कमेंट करके बताना। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा सबको। भाई बढ़िया क्वेश्चन थे। बाकी पार्ट 2 जो है, 15 क्वेश्चन आज करे हैं, 15 क्वेश्चन आप कल की क्लास में करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्रिप्शन बाय करने का सोच रहे हो तो ये मेरा कोड है राधिका, तो आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF डाल दूंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है CDP/पेडा मेंटोर। आई होप सो सबके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी में कोई डाउट हो, या फिर स्टैनफोर्ड बीने वाले स्केल में कुछ भी वो जो कर्व है उसमें कोई डाउट हो, तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, कमेंट करके। चलो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल सारे।